हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन को बैंक को लेकर जो है पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को जो है पूरे आप क्वेश्चन बैंक जो है 18 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक। तो 18 क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर क्वेश्चन ढेरी है। यदि आप इस सेट को करते हैं तो कम से कम हमको लगता है कि 1800 मतलब 18 गुने 100, ये तो 1800 क्वेश्चन ये अलग हो गया। उसके बाद इसका जो है डिफिनीसन जो है यदि अगर पूरा कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं यहाँ से कि आप मेन से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप इजली जो है 70 तक इसको कवर कर सकते हैं। 60 से 70 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका हम लोग बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको आप लोग पकड़ बनाइए। और हम लोग जो है अभी बारीकी से चल रहे हैं। जो समझदार है वो मेरा वीडियो देखते हैं, जो नहीं समझदार है आज यहाँ करते रहिए, कोई मैटर बात नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 तक चलाए थे और क्वेश्चन नंबर 23 जो है हम लोग बैक जो है वीडियो में पढ़ लिए थे और हम जो है आगे आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को करेंगे हम लोग। तो चलिए इस 23 को स्टार्ट करते हैं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या है? तो ये क्या है? तो ये होता है पीली क्रांति होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण जो होता है पीली क्रांति है। दालों को गरीब का दूध कहा जाता है। देखिए दालों को गरीब का दूध क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए दूध जो होता है एक अलग होता है, ठीक। और ये मतलब दाल होता है ऐसा कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के साथ जो है हम लोग अलग से दूध लेते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं कि उसी दाल को खाते हैं, दोनों एक साथ यूज करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। देखते हैं कि नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको जो है नेक्स्ट हम देखते हैं और आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए देखते हैं इसको कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक। मृत्यु दर सबसे कम है, ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार से है। भारत के केरल राज्य में जो है शिशु दर जो है सबसे कम है। भारत में शिशु दर जो होता है वह वर्तमान में 30 प्रति हज़ार है, ठीक। 30 प्रति हज़ार है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो केरल है, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए ये हम अभी बताने ही वाले थे। देखिए सामने हम सोच रहे थे कि आपको बताएंगे लेकिन वो सामने ही पड़ गया। तो ये भारत में सबसे जो है उच्च जीवन स्तर जो है केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह 284 महिलाओं पर 1000 पुरुष है केरल राज्य का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आप देखिए बिहार राज्य का जो है जन्म दर जो है तो ये जो है 26.2 है, ये उच्चतम दर है। उत्तर प्रदेश का 25.6 है, मध्य प्रदेश का 24.6 है, राजस्थान का 24 है, मतलब 24 टोटल है। न्यूनतम दर वाला जो है वो गोवा हो जाएगा, 12.4 हो जाएगा, ठीक। और अधिकतम दर किसका है? तो बिहार का देख सकते हैं उच्चतम दर, और ये सबसे कम हो गया गोवा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि संघीय क्षेत्रों में जन्म दर उच्चतम जो है दादर नगर हवेली जो है 22.9 है और न्यूनतम जो है अंडमान निकोबार 11.2 है। राष्ट्रीय स्तर का जन्म दर जो होता है वह 20 है। नेक्स्ट देखते हैं कि मृत्यु दर जो है यानी कि डेथ रेट जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक है, ठीक। न्यूनतम जो है वह हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो होता है वह ऑक्सीजन मतलब उस एरिया में जो है सघन क्षेत्र है ना वनों का, तो देख सकते हैं वहाँ पर जो है 6.9 जो है। और न्यूजीलैंड देखिए न्यूनतम जो है मृत्यु दर जो होता है नागालैंड का है, सबसे कम है मृत्यु। और बात करते हैं उसके बाद देखिए संघीय राज्यों क्षेत्रों में जो है दर देखिए एक एक पॉइंट को दिया हुआ है। उच्चतम जो है पुडुचेरी है, संघीय क्षेत्र में 6.9 जो है मृत्यु दर है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है मृत्यु दर 6.2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश जो है वह 48 है, उच्चतम जो है 48 है। चलिए इसको हम लोग देख लिए और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों
हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि सिर्फ फोकस करिए पढ़ाई पर, इधर उधर करिएगा ना, इधर करिएगा ना उधर करिएगा, क्योंकि आज की ज़माना जो है सिर्फ सक्सेस दिखता है। आपकी क्या परिस्थिति है कोई मैटर नहीं करता है। आप पढ़ने में खूब तेज़ हैं, एग्जाम में पास नहीं हैं यानी कि फेल हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब उस दृष्टि से देखते हैं तब, क्योंकि अभी ऐसा ही स्थिति बना दिया गया है समाज के द्वारा। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से दबाव है। अब देखिए मान चलिए कि आप जैसे पढ़ते हैं तो इधर से पूछेगा कहाँ क्या चल रहा है, इधर से देखिए क्या चल रहा है, ये मतलब एक ही चीज़ पे जब प्रेशर पड़ता है तो एक आपका जिम्मेदारी पूरा लोड ले जाता है कि नहीं अब करना है तो यही करना है, क्योंकि देखिए प्रेशर इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कोई ये कहने वाला नहीं है आपको कि अगर पढ़ाई किए हैं तो दूसरा काम कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, नहीं, मतलब यही करना है ना। तो एक प्रेशर बनाया जाता है और आपको अंत में लगने लगता है कि इस दूसरा में अगर 1 लाख भी मिल रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ 10,000 भी मिल रहा है तो इसका ज़्यादा वैल्यू है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लोग डिप्रेशन चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी को जीना चाहिए। चलिए देखते हैं। न्यूनतम शिशु जो है मृत्यु दर राज्य जो है नागालैंड है, ठीक। और देखते हैं यहाँ पर सिर्फ देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बस इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी पढ़िएगा तो पगला जाइएगा। संघीय क्षेत्रों में जो है मृत्यु दर है ना, तो उच्चतम किसका है, दमन द्वीप जो है, मतलब बच्चे अधिक मृत्यु होती है। और राष्ट्रीय जो है दर पर जो है मृत्यु दर वो 32 है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किए हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, देखिए कि ये जो है BPSC में भी पूछा गया था, BPSC जो है PD में पूछा गया था, ठीक। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है और इसकी गठन जो है 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। गेट के स्थान पर जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना किया गया था। WTO जो है विश्व व्यापार जो है सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय जो है रोम है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय जो है रोम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड है। विश्व आर्थिक मंच का जो है मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड है। देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की जो है कुल संख्या कितनी है, तो आप इसको अगर कहिएगा तो चलिए बता ही देते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से ये जो है पहले इसको देखिए आप कितना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, देखिए गिनिएगा 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया, 4 यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए जैसे 4 लिख दिए, अब देखिए यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4, तो +4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया। तब देखिए कि 1 2 3 हो गया, तो यानी कि टोटल कितना होगा, 24 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 24 ही नहीं हुआ है, यहाँ से देखिए मिलाइए 1, उसके बाद ऐसे करिएगा 2 3 और 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर 28 है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभिक मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान का नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, तो किसका समावेश किया गया है, तो ये जो हो जाएगा भाग 4 का ए में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के ए में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है समावेश किया गया है। संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या हुआ था, अपनाया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से अपनाया गया था, तो रूस से। मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वह 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में जो है 10 मौलिक कर्तव्य ही प्रावधान किया गया था।
40वां संविधान, देखिए 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को उनके अभिभावकों माता पिता को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये सीखे थे। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में जो है संविधान के भाग 4(1) में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों की उत्तरदायित्व को बतलाता है। मौलिक कर्तव्य के जो है पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज पृथ्वी पर ईश्वर की अवतार है, उक्त कथन किसका विचारक है? तो हो जाएगा हेगेल का। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है जो है उक्त कथन हेगेल का है। राज के 4 तत्व होते हैं। राज के कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। देखिए भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो जाएगा और संप्रभुता हो गया। तो ये जो होता है राज के 4 जो है तत्व होते हैं। देखिए हेगेल जर्मनी में जो है स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। आपसे पूछा जाएगा कि हेगेल जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। और यहाँ देखिएगा राज पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा था, है ना। राज पृथ्वी को जो ईश्वर का अवतार किसने कहा था? तो हेगेल ने कहा था। जर्मनी के रहने वाले हैं। हेगेल का प्रसिद्ध जो है रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु जो है यूनान के रहने वाले दार्शनिक थे। उससे पूछा जाएगा कि देखिए अरस्तु काफ़ी नामी है, ये जो है यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। प्लेटो यूनान के जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा जो है रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। सुकरात ने कहा था कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इंसान बनना है तो आपको बच्चे की तरह रहना पड़ेगा, काफ़ी प्यार दुलार, है ना। और नहीं तो फिर आदमी बनना है तो हर जगह से टकराना पड़ेगा आपको। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ना। तो ये किया गया है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के जो है दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। देखिए संविधान को आत्मा दर्शन कहा जाता है। किसको? तो ये प्रस्तावना में कहा जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख शब्द हम भारत के लोग डैश डैश, है ना, भारत नागरिक के सर्वोच्च संप्रभुता जो है उद्घोष करते हैं। ठीक, देखिए अब तक जो है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, जो कि आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को प्रस्तावना में समाजवादी धर्म जो है निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से जो है अपनाया गया था। देखिए भारत में आपसे पूछा जाएगा कि संविधान जो है संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो ये अमेरिका के संविधान से अपनाया गया था। जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। तो संविधान की भाषा है ऑस्ट्रेलिया से संविधान से लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति पश्चात संविधान की रचना जो है विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु जो है विभिन्न समिति नियुक्त की गई है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के निर्माण हेतु जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 जून 1950 ईस्वी तक भारत के विधि मंत्री रहे थे, मतलब विधि मंत्री रहे थे। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 1950 तक जो है विधि मंत्री कौन रहे थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे थे। देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो ये जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो कि काफ़ी कम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार।
तो देखिए सारी डिटेल्स दिया है, जब तक आप डिटेल्स नहीं पढ़िएगा आपको कुछ होने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्या पता उसमें से 100 क्वेश्चन में से 2 आएगा, तब कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा। इसलिए जो है आपको विवरण पढ़ना जरूरी है। देखिए इसका नाम है कि सल्लादी कृष्णा अय्यर है, KM स्वामी है, मोहम्मद सदुल्ला है, एन जो है गोस्वामी जो है, PL जो है मित्र, बाद में जो है इनके स्थान पर जो है माधव बना था BLK, और DP खेतान जो है 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णाचारी बने थे। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1929 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 ईस्वी में की गई थी। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कुल 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1929 के जो है अतिरिक्त उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो गांव में जो है आयोजित होने वाले एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा था, तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन। ठीक, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद, किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक ना, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में हो जाएगा स्थायी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि प्रथम जो अध्यक्ष हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम जो है अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा में चुने गए प्रतिनिधि की जो सभा संविधान नामक जो है विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान में जो है सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की जो है अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। हरिश्चंद्र जो है मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियट जो है पुस्तक की रचना किए थे। देखिए हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है हिंदू पेट्रियट जो है पुस्तक की रचना किए थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है संविधान का निर्माण किया था। ठीक, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग। आपसे पूछा जाएगा वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान। देखिए क्वेश्चन आपको कहीं भी जल्दी नहीं मिलेगा, अगर ये सब पूछ दिया जाए तो शायद आप नहीं बना सकते हैं इस किताब के अलावा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल जो है वह संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और आगे, और आज के लिए हम लोग 40 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। किस भारतीय जो है परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया था, तो ये 1909। ठीक, चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1909 के जो है भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक जो है 16 कर दी गई है। इसी प्रकार जो प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। देखते हैं कि परिषदों की शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ जो है वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। 1909 के जो है भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो के सुधार कहते हैं।
लॉर्ड मार्ले जो है भारत सचिव था। लॉर्ड मार्ले क्या था? भारत सचिव था। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। लॉर्ड मिंटो क्या था? भारत का वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा मुसलमान को पृथक निर्वाचन जो है कर दिया गया था। देखिए लॉर्ड मिंटो था, ये जो है भारत का सचिव था उस समय। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। देखिए लॉर्ड मार्ले जो था वो सचिव था और मिंटो जो था एक वायसराय था। दोनों मिलकर जो इस अधिनियम का जो है कर दिया गया था। मतलब इसका लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। अब देखिए लॉर्ड मिंटो क्या था? वायसराय। लॉर्ड मिंटो का सांप्रदायिक जनक कहा जाता है। 1919 के शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिख यूरोपियन लोगों को जो है अगल भारतीय ईसाई और पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है मांगटेगी चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो 1919 में जो क्या कहते हैं इसको मांगटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1919 में जो है मांगटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड जो है भारत वायसराय थे। ये काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 1919 में जो है वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और इसका सचिव कौन थे? तो मांगटेग्यू थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन सिर्फ करने से कोई फायदा, देखिए कितना यहाँ क्वेश्चन बना है, इसलिए क्वेश्चन ज़रूरी है। आप इस चैनल पर आए हैं, आप सही जगह आए हैं और हम बताते हैं कि हाँ कम से कम मेरा टारगेट है अभी कि 8000 क्वेश्चन करने के लिए। 8000 क्वेश्चन करेंगे तो सोचिए डिस्कशन कितना हो जाएगा। टोटल 8000 क्वेश्चन हो जाएगा। 8000 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है कम से कम 8000 से 7000 टोटल हम 80 सेट करेंगे और 80 सेट करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन इसी तरह से पढ़ेंगे। तो सोचिए जब इसी को आप रिपीट करिएगा, याद करते जाइएगा डेली, तो हमको नहीं लगता है कि ऑनलाइनर जो है कोई भी क्वेश्चन से आपसे छूट पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।